अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर अली शाहिद और हम हैं अलमराई डेयरी फार्म पे। और हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर सुहेब। डॉक्टर सुहेब मेरे सीनियर भी हैं और डेयरी फार्म एक्सपर्ट हैं। इनसे हम आज जो फार्म की गुड प्रैक्टिसेस हैं इनके बारे में पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वास्सलाम। डॉक्टर साहब क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप सुनाएं? मैं ठीक ठाक। भाई हम ये डेयरी फार्म अगर एक स्मॉल फार्मर स्टार्ट करना चाहे तो उसके लिए सबसे पहली जो चीज़ है वो क्या रिक्वायर्ड है? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एक डेयरी फार्म अगर आप एज ए बिज़नेस करना चाहते हैं, सबसे पहले आपके पास अच्छे एनिमल की सिलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। सही। क्योंकि अगर आपके पास एनिमल या वो अच्छी ब्रीड के एनिमल नहीं है तो वो प्रोडक्शन नहीं देंगे, जो फार्म की अपनी रनिंग कास्ट है वो भी नहीं पूरा कर सकेंगे, और दूसरे जो प्रॉफिट है वो इसके अलावा है। इसलिए आपके पास अच्छे एनिमल सबसे पहले, और दूसरे नंबर पे उन एनिमल को फीडिंग क्योंकि फार्म की रनिंग की 70% कॉस्ट है और फार्म के ऊपर जो मेजर कॉस्ट है वो फीडिंग की है। अगर आपके पास एनिमल अच्छे नहीं है या आपके पास फीडिंग के रिसोर्सेज अच्छे नहीं हैं तो आप एक अच्छा फार्म रन नहीं कर सकते। अच्छा फार्म रन नहीं कर सकते। तो ये जो हमारे पास अलमराई डेयरी फार्म है इसमें अभी कितने एनिमल्स हैं आपके पास? अलमराई डेयरी फार्म पे जो टोटल लाइफ स्टॉक है वो तकरीबन 98 एनिमल्स हैं, जिसमें 59 एनिमल मिल्किंग पे हैं, बाकी जो एनिमल हैं वो छोटे बच्चे हैं, अभी हीफर्स हैं, ग्रोइंग हीफर्स हैं। तो इसमें आपको कितना लीटर दूध मिल रहा है? और इस टाइम जो टोटल प्रोडक्शन फार्म की चल रही है वो तकरीबन 1565-1570 लीटर के राउंड अबाउट है, और पर एनिमल एवरेज तकरीबन 27 लीटर है। 27 लीटर है। तो ये मतलब कि जो प्रोडक्शन आपकी जा रही है इसके लिए आप जो गुड प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं फार्म की, वो कौन कौन सी हैं हमारे जो फार्मर जो स्मॉल स्केल पे फॉलो कर सकते हैं विद लेस बजट? वो डॉक्टर साहब बात ऐसे है कि जो एनिमल का क्लोजअप पीरियड है ना, वो एनिमल का इन्वेस्टमेंट पीरियड है। सही। क्लोजअप पीरियड के दौरान आप एनिमल के ऊपर जितना इन्वेस्ट करेंगे ना, एनिमल मिल्किंग ड्यूरेशन के उतना आपको प्रॉफिट देगा। ये जब एनिमल हमारे पास आए थे ये 5 से लेके 7 माह के प्रेग्नेंट हीफर्स थी। क्लोजअप ड्यूरेशन में हमने इनको अपना राशन दिया, अपनी फार्मूलेशन दी, इनकी अच्छी फार्मूलेशन से इनके अच्छे एडर डेवलप हुए। ऊपर से ये अमेरिकन फ्रीजियन थी, इनकी जेनेटिक्स भी अच्छी थी। और मिल्किंग के दौरान जब ये एनिमल काविंग के बाद मिल्किंग में आते हैं, मिल्किंग के दौरान जो इनको डाइट देते हैं ना वो बहुत डिपेंड करती है। इस टाइम जो हम वंडा इनको दे रहे हैं वो भी अपनी फार्मूलेशन दे रहे हैं, अपना साइलेज है, ना साइलेज परचेज़ करते हैं ना वंडा परचेज़ करते हैं। तो ये जब आपने जैसे बताया कि क्लोजअप पीरियड है, हमारे नाजरीन के लिए बताएंगे क्लोजअप पीरियड कौन सा होता है? क्लोजअप पीरियड वो दौरानिया जब गाय को सूने में 3 हफ्ते रह जाते हैं। जब गाय को सूने में 3 हफ्ते रह जाते हैं उस पीरियड को हम अपनी ज़बान में क्लोजअप पीरियड कहते हैं। क्योंकि हमारे ज़्यादातर जो लोग हैं वो है गरीब हैं, वो जब जानवर दूध देना छोड़ जाता है ना तो वो वंडा अफोर्ड नहीं कर सकते। तो लेकिन उनको ये बात समझ नहीं है कि उस दौरान जो वंडा डालना है वो एनिमल ने बाद में आपको रिस्पॉन्स देना है। अच्छी अगर आप डेयरी फार्म रन करना चाहते हैं तो जो आपकी हीफर्स से लेके क्लोजअप तक जो आपकी इन्वेस्टमेंट है ना, वो लैक्टेशन के दौरान अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एनिमल एवरेज भी अच्छी दे रहे हैं, एनिमल का BCS भी लूज़ नहीं है, और एनिमल कुछ एनिमल हमारे पास प्रेग्नेंट भी हैं। और एनिमल अपने प्रॉपर हीट में आ रहे हैं। अभी तक हमने इनको ना कोई ऑफ सिंक का प्रोटोकॉल लगाया, ना कोई री सिंक, ना डबल सिंक, सिर्फ इनको अपना वंडा दे रहे हैं। वंडा भी 9 kg दे रहे हैं, इससे ऊपर वंडा नहीं दे रहे हैं। डेली 3 हिस्सों में करके 9 किलो वंडा दे रहे हैं। हम ये देखते हैं कि फार्म में बड़े ये साड़ू का प्रॉब्लम होता है और डिफरेंट मैनेजमेंटल प्रॉब्लम्स होते हैं, तो इनको आप कैसे टैकल करते हैं? डॉक्टर साहब मेरी जो डेली की प्रैक्टिस है ना, अगर आप देखेंगे ना बंकर्स में तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको बंकर्स साफ़ सुथरे मिलेंगे। मेरे पास इस टाइम तकरीबन मैंने 6 पोर्शन बनाए हैं अपने शेड के, उनको 1 2 3 4 5 6 में डिवाइड किया है।
डेज़ के हिसाब से, हफ्ते के डेज़ के हिसाब से पीर को 1 नंबर में, मंगल को 2 नंबर में, बुध को 3 नंबर में, डेली बेसिस के ऊपर है ना अपनी बारी के हिसाब से इनमें रेता डाल दी जाती है। वो जो वर्कर है उनकी ड्यूटी है कि उन्होंने टाइमली ना, जो टाइम उनको बताया उन्होंने इसमें रेत डाल देनी है। और इसी तरह बच्चों के नीचे उन्होंने अपने दिन के हिसाब से पराली डाल देनी है। और जो सफाई है वो दिन में 3 दफ़ा हम सफाई करते हैं। 2 दफ़ा हम गोबर उठाते हैं सुबह और शाम को, जो इस टाइम है दोपहर की मिल्किंग है, तो इस टाइम हम फ्लड करते हैं ताकि वो एक अच्छी तरह ना शेड की सफाई। जो मस्टाइटिस है अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 1.5 माह से मेरे पास एक भी केस नहीं है मस्टाइटिस का। मस्टाइटिस एक मैनेजमेंटल डिजीज़ है। अगर आपके बंकर साफ़ है, प्री डिपिंग पोस्ट डिपिंग अच्छी है, तो मस्टाइटिस आप कंट्रोल कर सकते हैं। मस्टाइटिस कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, ये इसकी टोटल कॉस्ट कितनी आई है इस फार्म को बनाने पे? ये जो टोटल आप एक अगर फार्मर स्टार्ट करना चाहे, हमारा एक स्मॉल स्केल पे स्टार्ट करना चाहे 30 काउस के साथ, 60 काउस के साथ, तो उसको आप क्या रिकमेंड? ये डॉक्टर साहब जो इस साल एनिमल आए ना, आपको पता है कि ये एनिमल आए हैं अमेरिका से। जी जी बिल्कुल। इनको पेमेंट की है डॉलर के हिसाब से, तो ये तकरीबन एक एनिमल 5,15,000 का पड़ा है। और 60 एनिमल तकरीबन 3.25 करोड़ के आए हैं। और लैंड और ऊपर शेड की कंस्ट्रक्शन डाल के 3 करोड़ रुपया ही खर्चा है। लेकिन मैं फार्मर को ये मशवरा देता हूँ कि आप 30 एनिमल से स्टार्ट करें। पाकिस्तान के किसी भी अच्छे कारपोरेट सेक्टर से अच्छी प्रेगनेंट हीफर्स खरीदें। उसके 2-3 आपको फ़ायदे हैं। एक, वो इन्वायरमेंट के साथ स्टेबल है। दूसरा, वो इतने आपको तंग नहीं करते। तीसरा ये कि आप शेड के ऊपर कास्ट मिनिमम करें, उतना आप एनिमल के नंबर इंक्रीज़ कर लें। उससे आपको ये फ़ायदा है कि जो आपके रनिंग कास्ट है या शेड के एक्सपेंसेस हैं या कंस्ट्रक्शन कास्ट है, वो आपको साथ रिटर्न आ जाता है। लेकिन जब आप एनिमल इंपोर्ट करते हैं ना, तो उसके लिए आपके पास इंपोर्ट जब आती है तो ये एनिमल मिल्किंग में नहीं है। मिल्किंग में नहीं है। आपको इंपोर्ट और शेड की कंस्ट्रक्शन के अलावा आप 4-5 माह की फीडिंग के लिए एक्स्ट्रा पैसे चाहिए। अगर एक छोटा पाकिस्तान का रेजिडेंट शुरू करना चाहता है तो उसके लिए बेहतर यही है कि वो किसी अच्छे कारपोरेट सेक्टर से अच्छी हीफर्स परचेज़ करे और उनको नंबर उनके इंक्रीज़ कर ले, शेड के ऊपर खर्चा कम कर ले। तो अब ये बहुत से लोगों का सवाल होता है कि ये प्रॉफिटेबिलिटी कितनी देर में अचीव हो जाती है एक डेयरी फार्म की? क्योंकि हम देखते हैं बड़े मार्केट में लोग बताते हैं कि करोड़ों रुपया कमाओ डेयरी फार्म से पहले साल में ही, लेकिन हकीकत कुछ और होती है। तो आपके डॉक्टर साहब डेयरी फार्म के ऊपर जब एनिमल आपके आए तब आप फीडिंग इनकी करते हैं, उस टाइम ये एनिमल मिल्किंग में नहीं है, आप अपनी जेब से इनको फीड दे रहे हैं। अगर आप नेट प्रॉफिट की बात करें ना, वो तकरीबन 3 साल बाद शुरू होता है। 3 साल बाद क्योंकि पहले जो प्रॉफिट अगर आता भी है, अगर आप 10 लाख रुपया कहते हैं कि मेरी मंथली फीडिंग कास्ट है और मैं 20 लाख का दूध सेल करता हूँ, वो ऊपर वाला 10 लाख प्रॉफिट अगर आता भी है ना, तो वो जो पिछले आपने पैसे लगाए हैं शेड के ऊपर, एनिमल के ऊपर, वो रिटर्न आ रहे हैं। दूसरा, जो साथ आपके फार्म बोर्न हीफर तैयार हो रही है ना, वो असल आपका प्रॉफिट है। जब वो एनिमल लैक्टेशन में आते हैं ना, वो आते हैं, उनके बच्चे आगे आते हैं, तो तब आपका फार्म का सही प्रॉफिट शुरू होता है। सही प्रॉफिट शुरू होता है। तो अब हमारे ना लोग हमेशा सक्सेस स्टोरी शेयर करते हैं, जैसे माशाल्लाह से आपका फार्म बड़ा अच्छा जा रहा है। हाँ जी। तो डेयरी फार्म ज़्यादातर हमने देखा है कि लोग ना मतलब कि टेक्नोलॉजी के शोबे से आगे और शोबों से आगे फार्म स्टार्ट कर लेते हैं, फिर उनका फार्म चलता नहीं है। तो आपके ख्याल में ये फेलियर्स की रीज़न क्या होती है? डॉक्टर साहब, उसकी 2-3 वजह है जी। एक तो ये है कि जो हमारे लोकल फार्मर है ना, या जो वीए हजरात हैं, वो उनकी प्रैक्टिस है देसी एनिमल के ऊपर या क्रॉस एनिमल के ऊपर। अगर देसी या क्रॉस एनिमल को अगर आप कोई ट्रीटमेंट देते हैं या फीडिंग ऊपर नीचे होगी या गंदा साइलेज दे दिया या गंदा वंडा दे दिया, वो एनिमल उसको इतना फील नहीं करते। अगर आप प्योर एनिमल के ऊपर थोड़ी सी चीज़ ऊपर नीचे करते हैं ना, तो ये एनिमल आपको लेमनेस भी शो करता है। इसको ये एनिमल इतना सेंसिटिव है कि थोड़ी सी चोट इसको लगती है, ये आपका इनटेक कम कर देता है, प्रोडक्शन ड्रॉप कर देता है, वेट लॉस स्टार्ट कर देता है। तो जो फार्म नाकामी की असल वजह ये है कि लोगों ने ज़्यादातर जो अपना सेट किया ना फोकस पॉइंट, उन्होंने एक अच्छे डॉक्टर की बजाय यूट्यूब से, लोकल वीए से
कि जब ज़रूरत पड़ी VA को कॉल कर लेंगे। अगर आपका एनिमल एक अच्छा एनिमल है, आपका एक 5 लाख का एनिमल है, अगर आप 50, 55, 60 हज़ार रुपये एक डॉक्टर नहीं ना रख सकते और आप उसके बदले में 1 या 2 अपने एनिमल या हीफर्स एक्सपायर करवा लेते हैं, वो एट द एंड कास्ट तकरीबन वही बल्कि उससे ज़्यादा नुकसान हो जाता है। उसकी असल में अगर एक इंजीनियर आदमी है वो समझता है, लेकिन वो YouTube के ऊपर वीडियो सुन ली, बात कर ली, वो अपने फार्म पे इम्प्लीमेंट करेगा ना, वो नहीं कर सकता। फार्म के ऊपर जो चीज़ें एक डॉक्टर ने देखनी है वो एक लोकल आदमी नहीं देख सकता। इसीलिए यही वजह है कि लोग स्टार्ट तो करते हैं लेकिन वो उसे मैनेज नहीं कर पाते, जिसकी वजह से फिर वो फार्म ख़त्म हो जाते हैं, और लॉस में चले जाते हैं। लॉस में चले जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। शुक्रिया।